हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 11th और ये है आपका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 11th जो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है उसका फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इसमें हम लोग जो है उसी के आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपका जो पेपर होगा CUET का, UG का, उसमें जो है आपके जनरल टेस्ट वाले पार्ट में मैथ, रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन हर एक पार्ट से पूछे जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से भी होंगे, ठीक है ना, और उन 75 टोटल क्वेश्चन 75 होंगे, जिसमें आपको करना होगा केवल 60 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 15 क्वेश्चन आपको कौन सिलेक्ट करने हैं ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन आपको रीजनिंग का क्वेश्चन एक भी लेफ्ट नहीं करना। 25 के 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे 100%। बस जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ते रहिए। इसलिए देखिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट चुना है कि भाई क्वेश्चन भी तैयार होगा प्लस आपका पूरा का पूरा टॉपिक भी क्लियर होगा। तो क्वेश्चन के साथ में हम लोगों ने टॉपिक को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया। जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को भी पहले हमने डिस्कस किया कि भाई उस टॉपिक के क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ताकि अगर भाई जो मैंने पढ़ा है उसके आधार कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। तो केवल क्वेश्चन के केवल आंसर नहीं, और केवल ये नहीं, केवल क्वेश्चन का सलूशन, डिटेल सलूशन, अर्थात चैप्टर भी क्लियर प्लस आपका जो है क्वेश्चन भी क्लियर, जिससे आपकी कम समय में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ताकि आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ये जो है उसी के आगे आपका जो है फर्स्ट में आपका 12 क्वेश्चन हुए थे, उसी के आगे आपका 13 क्वेश्चन से आज ये क्लास स्टार्ट होगी। क्लियर है? तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। और 13 नंबर का क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका काउंटिंग ऑफ फिगर से पूछा गया है, ठीक है ना। किस टॉपिक से पूछा गया है? तो काउंटिंग ऑफ फिगर से पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है ना। किससे पूछा गया है? काउंटिंग ऑफ फिगर, अर्थात आकृतियों की गिनती, ठीक है ना, आकृतियों की गिनती, ठीक है। अब यहां पर आपसे कहा है आयत गिनने के लिए। तो एक बात सबसे पहले समझिए कि यहां पर इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि जो स्क्वायर है, ठीक है ना, जो स्क्वायर है वो एज ए रेक्टेंगल काउंट होता है, लेकिन रेक्टेंगल एज ए स्क्वायर काउंट नहीं होता। तो यहां पर जो आपको स्क्वायर दिख रहा है वो आपको जो है एज ए रेक्टेंगल काउंट कर लेना है, लेकिन अगर स्क्वायर काउंटिंग के लिए कहता तो जो रेक्टेंगल है वो एज ए स्क्वायर काउंट नहीं होता। तो अब देखिए ये आपके सामने एक डायग्राम बना है, आपको इसमें जो है रेक्टेंगल काउंट करके बताने हैं कि भाई 4 रेक्टेंगल हैं, 3 रेक्टेंगल हैं, 5 हैं कि 6 हैं। तो यहां पे जरा देखिए काउंट करते हैं। तो यहां पे देखो एक आपको ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये 1 2 3, तो ये हो गए, ठीक है ना। ये कितना हो गया भाई? ये है आपका फर्स्ट, ये सेकेंड और ये हो गया आपका थर्ड। तो सिंगल में 3 आपके ये हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनसे मिल करके, देखो सिंगल में क्या है, सिंगल की अगर हम बात करें तो सिंगल में कौन कौन से आपके 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3। अगर हम 2 नंबर की बात करें, देखो एक बनेगा 1 और 2 को मिला के, एक बनेगा आपका 2 और 3 को मिला के, एक बनेगा देखो ये 1 और 2 को मिला के बनेगा, एक 2 और 3 को मिला के बनेगा। क्या कोई और इसमें आपका रेक्टेंगल बनेगा क्या? क्या 1 2 3, अब 1 2 3 को मिला के रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है ना।
1 2 3 को मिला के रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं। क्या जो है 1 3 को मिला के भी नहीं बनेगा, तो अब कोई भी रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो टोटल कितने हैं इसमें, अगर मैं बात करूं कि टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, तो आपने कहा कि भाई सिंगल सिंगल में 3 ये हो गए, और एक बना 1 और 2 को मिला के 1 बना 2 और 3 को 2 ये हो गए। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 रेक्टेंगल हैं इस डायग्राम में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितने रेक्टेंगल हैं, 5 रेक्टेंगल हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है ना, टोटल हम लोगों को जो है 25 क्वेश्चन का पूरा सेट डिस्कस करना है, जिसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, ताकि आपको बोरियत भी ना हो कि नहीं सर बहुत टाइम हो रहा है कैसे अब पढ़ेंगे, तो बोरियत भी ना हो और आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिल सके, ताकि हर एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी हो और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्योंकि भाई कोई ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक से पूछा जाएगा, पूरी देखो रीजनिंग हर एक एग्जाम के लिए एक ही होती है। ठीक है ना, बस लेवल का फर्क पड़ता है, कहीं थोड़ा सा टफ लेवल, कहीं थोड़ा सा इजी लेवल, नहीं रीजनिंग तो पूरी एक है। ठीक है ना, रीजनिंग में जितने टॉपिक हैं वो वर्बल और नॉन वर्बल को मिला के सारे एग्जाम में वही टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्स में है जो कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बाकी हर एक एग्जाम में कोई भी आप वनडे एग्जाम दें तो वही रीजनिंग एक ही, उतनी ही रीजनिंग सबको पढ़नी होती है। जैसे यूजी और पीजी, अब पीजी का जो एग्जाम होगा उसमें भी यही रीजनिंग आएगी। ठीक है ना, तो रीजनिंग सबके लिए एक ही है, क्योंकि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर भाई सब्जेक्ट हो तो शुरुआत से हमको पढ़ाया जाता। रीजनिंग तो केवल एक लॉजिक है, केवल आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए रीजनिंग पूछी जाती है कि आपका आईक्यू लेवल कितना है, आप क्या सोचते हैं, कितनी जल्दी किसी चीज को पकड़ पाते हैं। जैसे ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या है कि इफ प्लस मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस एंड डिवीजन मीन्स मल्टीप्लाई, then 16 - 5 × 2 + 4 divided 12 = what। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। और ये क्वेश्चन जो लिया गया है वो लिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर से। टॉपिक का क्या नाम है, टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है ना, अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना, और एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, यही तो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है ना, तो अब देखो यहां पे करना क्या है, सबसे पहला काम है आपका सिंबल को रिप्लेस करना। ठीक है ना, जैसे यहां पे देखो दिया प्लस का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ गुणा है। तो आपको इस इक्वेशन का मान क्या है ये बताना। तो सबसे पहला काम क्या है, इक्वेशन जो दिया गया है उसके सिंबल को रिप्लेस करना। ठीक है ना, जिसका जो मीन्स दिया गया है उसको उस सिंबल से रिप्लेस कर देना है, और रिप्लेस करने के बाद फिर यहां पे लगाना है बॉडमॉस। जैसे देखिए आपका इक्वेशन क्या दिया गया है, 16 - 5 × 2 प्लस का 4 डिवाइडेड 12 दिया गया है। अब जरा इस इक्वेशन में जरा सिंबल को रिप्लेस करिए। देखिए माइनस मीन्स क्या है, आपने कहा माइनस मीन्स प्लस है, तो जहां पे माइनस लगा है वहां पे आप प्लस लगा दीजिए। मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई मीन्स आपका माइनस है तो यहां माइनस का 2 लगा दीजिए। प्लस मीन्स क्या है, प्लस मीन्स डिवीजन है तो यहां आप डिवाइड लगा दीजिए। डिवाइड मीन्स क्या है, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लिकेशन है तो यहां मल्टीप्लाई लगा दीजिए। यहां क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। अब ये जो ये नया इक्वेशन बना इसको आपको सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं होना चाहिए कि एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए। बस आपको थोड़ा कुछ चीजें ध्यान देनी है
क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले जो इक्वेशन दिया जाएगा आपको उसके सिंबल को सबसे पहले रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद देखो रिप्लेस कर दिया, नया इक्वेशन बन गया। अब इसमें हमें लगाना है BODMAS। इसमें क्या लगाना है? BODMAS, BODMAS। तो B का मतलब क्या है? अगर BODMAS के फुल फॉर्म की बात करें तो B का मतलब है सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा। अब यहां तो कहीं ब्रैकेट है नहीं। अगर ब्रैकेट की भी बात करें तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और सबसे लास्ट में लार्ज ब्रैकेट ओपन होता है। क्लियर है? ब्रैकेट के बाद फिर O का मतलब क्या है? O का मतलब है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का हिंदी मतलब होता है का, और का मीन्स होता है गुणा। इसके बाद डी, डी मतलब हो गया डिवीजन, डी मतलब हो गया डिवीजन, डी मतलब हो गया डिवीजन। एम का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, एम का फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टीप्लाई। ए का फुल फॉर्म हो जाएगा एडिशन, ए का फुल फॉर्म हो जाएगा एडिशन, ठीक है ना। और एस का फुल फॉर्म हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब देखो जरा यहां पर, अब यहां पर देखो एक चीज जरा समझो, अगर ऑफ लगा है, अगर ऑफ लगा है तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से पहले होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा है तो यह मल्टीप्लिकेशन आपका डिवीजन के बाद होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब जरा यहां पे लगा दीजिए आप ये BODMAS का रूल। देखिए जब आप, ये तो आपका जो है इक्वेशन था, आपने सिंबल रिप्लेस करके ये इक्वेशन बना दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले होगा डिवीजन। जब डिवीजन होगा तो जगह 16 प्लस का 5, 16 प्लस का 5 माइनस, अब देखो ये 2 डिवाइडेड 4 है, 2 डिवाइडेड 4 है तो भाई 2 4 से डिविजिबल तो है नहीं, लेकिन 4 तो 2 से डिविजिबल है। तो इसको हम लिख देंगे 1/2। कितना लिख देंगे? 1/2 मल्टीप्लाई 12 लिख देंगे या नहीं लिखेंगे? भाई ये 2 डिवाइडेड बाई 4 तो 1/2 आ जाएगा। 2 से आप अब इसको काट दो तो 2 6 जा कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस का 5 माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा आपका 16 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 21, 21 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 15। कितना आ जाएगा? 15। तो 15 आपका सही आंसर हो जाएगा, 15 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? तो सबसे पहला काम क्या है? जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है कि एक जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन और उसका आंसर आप गलत कर दें। सबसे पहला काम है सिंबल को रिप्लेस करना। सिंबल रिप्लेसमेंट के बाद फिर आपको BODMAS लगाना है, ठीक है ना। BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर ऑफ वाला मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्ट में आप कोई भी पहले कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज आपको DM को याद रखना है, DM डिवीजन के बाद ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ 15C 5D 45 देन इक्वल्स टू 135 एंड 13C 4D 12 इक्वल्स टू 39 देन 11C 33D 66 इक्वल्स टू व्हाट? अगर 15C 5D 45 इक्वल टू 135 हो, 13C 4D 12 इक्वल टू 39 हो, तो 11C 33D 66 इक्वल टू क्या होगा बताइए? 22 होगा, 32 होगा कि 44 होगा कि 11 होगा? तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ठीक है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर देखो आपको क्या करना है, मतलब मेरी बात समझो। जैसे यहां पर दिया गया है आपका 15C 5D 45 इक्वल्स टू 135, ठीक है ना। अब यहां पर 15, 5 और 49 में आपको
मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस माइनस, सारी जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के सिंबल्स हैं उनका आपको प्रयोग करना है, लेकिन इक्वल्स टू 135 लेके आना है। और जो तरीका इसमें लगेगा सेम वही तरीका यहां पर 39 लाइने में लगेगा, और जब इन दोनों में तरीका सेम लगेगा वही तरीका थर्ड में आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहां से आपको तरीका खोजना है कि भाई यहां पे कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया गया, इन तीनों में क्या ऐसा किया गया कि 135 आ जाए। तो अगर आपको 15 की टेबल आती है तो 15 9 जा 135 होता है, 15 9 जा 135 होता है कि नहीं होता। तो यहां पर देखो, अगर मैं कहूं कि 15 में मल्टीप्लाई कर दो किसका, 45 में 5 से डिवाइड करके, तो आपने कहा कि भाई 15 इंटू हो जाएगा 9, क्योंकि 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो कि 15 इंटू 45 डिवाइडेड 5 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 9 और ये आ जाएगा आपका 135। कितना आ जाएगा आपका 135। सेम यही रूल जरा सेकंड में लगाइए। देखिए अगला क्या दिया गया आपका 13C 4D 12 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 39 दिया गया है। तो यहां भी आपका 13 इंटू 12 डिवाइडेड 4 ये इक्वल्स टू हो जाएगा 13 इंटू 3, तो ये आ जाएगा, देखो यहां भी 39 आ गया, ठीक है ना। तो दोनों में देखो यहां भी आपका 5 से इसको डिवाइड किया गया है, फिर जो आया उसको जो है 15 में मल्टीप्लाई किया गया, यहां भी देखो 4 से 12 को डिवाइड किया, जो है 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहां पर आपको दिया गया है 11C 33D 66, तो यहां पे हो जाएगा आपका 11 इंटू 66 डिवाइडेड आपका 33, तो ये आ जाएगा आपका 11 इंटू 33 से जब 66 डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 11 2 जा 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आई कि जो तरीका लगेगा दो सब में सेम लगा, जो हमने इसमें लगाया सेम वही तरीका इसमें लगा, सेम वही तरीका यहां पर लगा है। क्लियर है, और जो तरीका हमने लगाया उसके आधार पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन में दिया गया, तो हमारा लॉजिक 100% क्या है, सही। ठीक है ना, समझ में बात आ रही है। तो इस प्रकार से जो है आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। विकल्प निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। अब आपको यहां पर जो है कुछ नंबर्स के पेयर दिए गए हैं, आपको पता है इनमें कौन सा डिफरेंट है, कौन सा इनमें से अलग है। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। किस टॉपिक से पूछा गया, क्लासिफिकेशन से। ठीक है ना, किस टॉपिक से पूछा गया, क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन आपका 3 टाइप में होता है, वर्ड क्लासिफिकेशन, इसके अलावा नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, नंबर क्लासिफिकेशन, और तीसरा होता है आपका अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। तीसरा होता है आपका अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन और अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया नंबर क्लासिफिकेशन से। तो यहां पर देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से 3 ऐसे जो अपने आप में एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा है जो इनमें से अलग है, जो अलग है उसी को आपको बताना है। अब जैसे यहां पे अगर हम देखें तो देखो, अगर हम यहां पे स्क्वायर लगाते हैं तो 17 का स्क्वायर 289 है, तो 19 का भी तो स्क्वायर 361 है, तो स्क्वायर का रूल तो नहीं लगेगा, क्योंकि भाई दो स्क्वायर दिए गए हैं, दोनों अलग नहीं हो सकते, अलग कोई एक ही है। तो फिर क्या लगाते हैं, अब यहां पे अगर हम डिवीजन लगाते हैं, देखो अगर हम डिवीजन लगाते हैं 8 से अगर 136 को डिवाइड करें, क्या डिवाइड हो जाएगा, कि देखो जरा, अगर 136 को हम 8 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा,
8 1 जा 8 और बचे कितना 5, 8 7 जा 56, 17 आएगा। ठीक है ना। अब अगर 17 से आप 289 को डिवाइड करें तो ये तो आपको पता है कि अगर 289 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 ही आएगा, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि जिस संख्या का आपको स्क्वायर निकालना है उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई। क्यूब का मतलब होता है उस संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई। तो ये तो संख्या आपकी 17 का स्क्वायर ही है, तो यहां पर 17 आएगा। अगर हम तीसरे की बात करें 6 से 102, तो देखो अगर 102 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो भी 17 आएगा। देखो 6 1 जा 6, 6 4 7 जा 42। ठीक है ना। अब देखो अगर हम d को लेते हैं और 19 361 दिया है, तो अगर हम 361 को 19 से डिवाइड करें तो ये 19 आएगा। कितना आएगा 19, क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है ना 361। तो अब देखो इन तीनों में एक समानता है, समानता क्या है कि इनका जो आपका कोशिएंट आ रहा है तीनों का सेम आ रहा है। देखो यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, लेकिन इसका जो कोशिएंट आ रहा है चौथे का उसका 19 आ रहा है, और इसीलिए जो है ये आपका इन तीनों से अलग है, इन तीनों से डिफरेंट है। भाई डिवाइड तो सारे नंबर हो रहे हैं। 8 से 136 8 से डिविजिबल है, 289 17 से डिविजिबल है, 102 6 से डिविजिबल है, 361 19 से डिविजिबल है। लेकिन जब बात कोशिएंट की आती है तो इन तीनों देखो 17 आ गए, यहाँ 19 आ रहा है, इसलिए ये तीनों आपस में समान हैं और ये उनसे क्या है आपका अलग है, उनसे भिन्न है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, और क्लासिफिकेशन में जो है ये पूछा गया आपका जो है अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से। किससे पूछा गया है? अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से। मैंने ऐसा होता है ना, क्लासिफिकेशन 3 टाइप में होता है, वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन और आपका जो है अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से, और जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है, जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है तो बात होती है जो है A to Z की, और जैसे ही बात A to Z की आती है, जैसे ही बात A to Z की आती है, बात होती है 1 to 26 की, बात होती है 1 to 26 की। ठीक है ना। तो एक तो अल्फाबेट, ठीक है ना, और अल्फाबेट की बात जब भी हम करेंगे तो 1 to 26 की बात करेंगे। हम सारे अल्फाबेट को नंबर में काउंट करके चलेंगे। ठीक है ना। जैसे भाई A1 B2 C3, इस प्रकार Z कितना हो जाएगा 26। तो अगर हम यहां पर अल्फाबेट को जरा समझ लें एक बार, देखो पहले A आएगा, फिर क्या आएगा B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर आपका G, H, I, J, K, L, M, N, फिर आ जाएगा आपका O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, और ये हो जाएगा आपका Z। अब देखो जरा यहाँ पे A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 and N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 and X24 Y25 Z26। ठीक है। तो ये टोटल आपके अल्फाबेट हो गए 1 to 26। आपको अल्फाबेट में केवल 2 चीजें याद रखनी है, एक अल्फाबेट का कोड और एक अल्फाबेट का अपोजिट। ठीक है ना। ये अपोजिट क्या होता है? तो देखो टोटल अल्फाबेट हो गए आपके 1 to 26। अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो फर्स्ट पार्ट A से M तक, सेकेंड पार्ट N से Z तक। ठीक है ना भाई, 2 से डिवाइड करना, 2 से भाग दे दिया तो फर्स्ट पार्ट में 13, सेकेंड पार्ट में 13 आ गए। तो फर्स्ट पार्ट में A to M और सेकेंड पार्ट में N से कहां तक? Z तक।
अब आपको इस बात को याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के और सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के अपोजिट होता है। अपोजिट की डिफिनीशन कैसे याद रखेंगे? तो भाई जिन दो अल्फाबेट को आप लेंगे उन दोनों के जो कोड है, ये जिसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू है, उनका जो एडिशन है वह आपका 27 होना चाहिए। तो जो है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं ए लेता हूं तो ए के साथ मैं क्या लूंगा? जेड लूंगा। ए का कोड 1, जेड का 26, 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 27। तो फर्स्ट हाफ से आपको शुरुआत से लेना है और सेकेंड हाफ से आपको लास्ट से लेना है, और दोनों का जो योग है वो 27 होना चाहिए। तो वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, वे एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। जैसे अगर मैं यहां पर देखूं तो ए का अपोजिट हो जाएगा Z, बी का अपोजिट हो जाएगा Y, सी का हो जाएगा आपका X, डी का हो जाएगा आपका W, ई का अपोजिट होता है आपका V, F का अपोजिट होता है आपका U, F के बाद क्या आएगा? G, G का अपोजिट हो जाएगा आपका T, H का अपोजिट हो जाएगा आपका S, I का अपोजिट होगा R, J का अपोजिट होगा आपका Q, K का अपोजिट होगा आपका P, L का अपोजिट होगा आपका O और M का अपोजिट हो जाएगा आपका N। ये सारे के सारे देखो अल्फाबेट हो गए, टोटल 26 अल्फाबेट हो गए। अब यहां पर अगर हम अपोजिट देखो, आपको दिया गया है कि इनमें से कौन से आपका जो है कौन सा अल्फाबेट अलग है, इनमें से कौन से अक्षर विषम है। अब अगर मैं पहले की बात करूं MN, देखो MN क्या है आपका? MN एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पे जो रूल लगेगा वो अपोजिट का रूल लगेगा। किसका अपोजिट लगेगा? अपोजिट का रूल। कौन सा किसका अपोजिट है? देखो N का अपोजिट है। देखो M किसका अपोजिट है? यहां पे आपका क्या GHIJKL M, M का अपोजिट N है। यहां पे देखो NM दिया है, उल्टा क्रम दिया गया, MN होना चाहिए। फिर देखो F का अपोजिट U है, फिर यहाँ पे A का Z होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपका NM आपका जो दिया गया है, यहाँ पे MN है, फिर यहाँ पे AZ होना चाहिए। यहाँ पे ZA नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे AZ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? AZ, ठीक है ना? क्या होना चाहिए? AZ होना चाहिए। तो अब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो MN सीक्वेंस में लिया गया है ना, एक सीक्वेंस में पहले फर्स्ट हाफ से फिर सेकेंड हाफ से MN FU, तो AZ होना चाहिए, ZA नहीं तो फिर इस प्रकार से तो फिर NM भी सही होगा, ठीक है ना? तो अगर इसको गलत इस प्रकार से ये AZ होगा तब आपका NM जो है वो गलत हो जाएगा। वो इनसे डिफरेंट है, सभी अपोजिट। भाई M का N है तो N का M होगा, लेकिन लिखने का जो सीक्वेंस है पहले फर्स्ट हाफ से लिया गया फिर सेकेंड हाफ से लिया गया। तो MN फिर है आपका यहाँ पे देखो FU, तो यहाँ AZ होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर जो है आपका NM जो है इनसे अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो समझ में बात आई। अगर बात होती है अल्फाबेट की, आपको दो चीज याद रखनी है, एक अल्फाबेट का कोड जिसे हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं, और दूसरा अल्फाबेट का अपोजिट। अपोजिट की डिफिनेशन क्या है? जो जी दो अल्फाबेट आप ले रहे हैं उनके जो प्लेस वैल्यू है, उनका जो कोड है, उनका टोटल एडिशन 27 हो जाएगा, तो वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है ये मैथमेटिकल रीजनिंग से। किससे लिया गया है? मैथमेटिकल रीजनिंग से है कि अ मंकी क्लाइम्स अ 12 मीटर हाई पोल। In the first minute he climbs 2 meter and slips down in the next minute by 1 meter. If this continues, then in how minutes will the monkey climb at the top of the pole? एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो बंदर खंभे के शीर्ष पर कितने मिनट में चढ़ेगा? 10 मिनट में, 21 मिनट में, 12 मिनट में कि 13 मिनट में? देखो एक खंबा है, एक बंदर उस खंबे में चढ़ रहा है, ठीक है ना? वह और खंबा कितने मीटर का है? 12 मीटर ऊंचा है। वह 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में, ठीक है ना, पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वह 1 मीटर फिसल जाता है।
तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय करनी है उसको, टोटल डिस्टेंस कितनी तय करनी है, टोटल डिस्टेंस जो उसको तय करनी है वो है 12 मीटर की। कितनी है, 12 मीटर की। अब जरा देखो, टाइम है और दूरी है, ठीक है ना, टाइम और इधर हम ले लेते हैं डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है ना, टाइम और डिस्टेंस। देखो टाइम जब वो कह रहा है कि 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, टाइम लिया उसने 1 मिनट का, 1 मिनट का, और डिस्टेंस चला हुआ है 2 मीटर। लेकिन अगले मिनट में वह 1 मीटर फिसल जाता है, 1 मीटर फिसल जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो समय कितना लग गया उसको, 2 मिनट का, समय कितना लग गया उसको, 2 मिनट का। लेकिन उसने दूरी कितनी तय की, उसने दूरी की तय की 1 मीटर। बात मेरी समझ में आ रही है। उसने जो है समय कितना ले लिया, 2 मिनट का, लेकिन दूरी कितनी चली, केवल 1 मीटर। कैसे भाई, 1 मिनट में वह 2 मीटर गया और अगले मिनट में वह 1 मीटर फिसल गया, तो समय उसको लगा 2 मिनट का और दूरी चली उसने 1 मीटर की। अब यही प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी, वह चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा। तो आप एक चीज बताओ, 1 मीटर चढ़ने में उसको कितने लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं। तो अगर मैं सिंपल सी बात आपसे करूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, तो 10 मीटर चढ़ने में उसको 20 मिनट लग जाएंगे। 10 मीटर चढ़ने में उसको 20 मिनट लग जाएंगे। नहीं लग जाएंगे भाई, 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, तो 10 मीटर की दूरी को तय करने में उसको 20 मिनट लग जाएंगे। क्योंकि यही प्रक्रिया चलती रहेगी ना, वह 2 मीटर जाएगा, फिर फिसलेगा, फिर जाएगा, फिर फिसलेगा। तो भैया वो जाएगा जो है 10 मीटर जो है 20 मिनट में, और जैसे ही वह अगले मिनट उछलेगा, जैसे ही वह देखो अगले मिनट उछलेगा, तो अगले मिनट जब उछलेगा तो 2 मीटर और यहां 1 मिनट में। बात मेरी समझना, जैसे ही भाई 10 मीटर गया 20 मिनट में, और अगले मिनट जैसे ही उछलेगा, कितना मीटर उछलेगा, 2 मीटर। तो यहां पर देखो मीटर हो जाएंगे पूरे के पूरे 12 मीटर, और यहां मिनट हो जाएगा 21 मिनट। अब वह नीचे फिसलेगा नहीं भाई, 10 मीटर चढ़ गया, 20 मिनट लग गए, लेकिन जैसे ही अगले मिनट, 1 मिनट में वह 2 मीटर उछलता है, जैसे ही वो अगले मिनट उछलेगा 2 मीटर जो है वह छलांग लगाएगा, तो वह कहां पहुंच जाएगा, 12 मीटर ऊंचे खंभे पर पहुंच जाएगा। और जब शीर्ष पर पहुंच जाएगा तो अब वह नहीं फिसलेगा, अब उसने शीर्ष को पकड़ लिया। तो टोटल मिनट हो गए 21 मिनट, और वह आपका जो है शीर्ष पर पहुंच गया। 12 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस तय कर ली, तो कितना समय लग गया उसको, 21 मिनट का समय लग गया। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसको जो समय लग गया वो 21 मिनट का लग गया, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से ही पूछा गया है, ठीक है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अ पर्सन इज गिवन ₹1 फॉर शूटिंग एट द टारगेट एंड इफ ही मिस देन ही हैज टू गिव ₹1। इफ ही गेट्स 30 रुपीज फॉर 100 चांसेस देन हाउ मेनी चांस डिड ही मिस। एक व्यक्ति को निशाने पर लगाने के लिए 1 रुपये दिया जाता है, और यदि वह चूक जाता है तो उसे 1 रुपये देना पड़ता है। यदि उसे 100 मौकों के लिए 30 रुपये मिलते हैं तो उसने कितने मौके गंवाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो भैया, ऐसा है कि जब एक बार वह निशाना लगाता, अगर सही निशाना लगाता है तो उसको 1 रुपये मिलते हैं, अगर गलत निशाना लगाता है तो उसको 1 रुपये देने पड़ते हैं। तो गलत निशाना लगाने पे उसको 2 रुपये का नुकसान होता है। भाई जब वह एक सही निशाना लगाता है तो उसको 1 रुपये मिलता है, गलत निशाना लगाने पे उसको 2 रुपये का नुकसान होता है। कैसे? गलत निशाना लगाने पे उसका 2 रुपये का नुकसान होता है। कैसे होता है? क्योंकि 1 रुपये जो उसको मिल रहा था वो नहीं मिलेगा,
और 1 रुपए उसको और देना पड़ा, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ? 2 रुपए का नुकसान हुआ। तो अब एक चीज जरा समझो, इस क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी हमें मानने वाने की जरूरत नहीं है। यहां पे इसको ऐसे समझो, कह रहा है कि एक निशाना सही लगाने पे उसको 1 रुपए मिलता, कितने चांसेस? 100 मौकों के लिए उसको 30 रुपए मिलते हैं। तो आपने कहा कि अगर वह 100 मौके 100 के 100, अगर वह 100 के 100 जो उसके चांस थे, 100 जो चांस थे, ठीक है ना, 100 जो चांस थे, अगर वो सही सही लगाता तो उसको 100 रुपीज मिलते। जो 100 चांस थे, अगर वो सही सही सब निशाना लगाता तो उसको 100 रुपीज मिलते। बिल्कुल मिलते भाई, एक सही निशाने का 1 रुपए है, तो 100 सही निशाना लगाने पे उसको 100 रुपीज मिल जाते। लेकिन अब देखो उसको मिले कितने, डिफरेंस कितने का है? तो आपने कहा डिफरेंस कितने का है? आपने कहा कि 100 रुपीज मिलने चाहिए, लेकिन मिल रहा है उसको 30 रुपीज, अर्थात 70 रुपए का डिफरेंस है। 70 रुपए का उसको लॉस हो गया, 70 रुपए का उसको लॉस हो गया। अगर मैं यहां पर बात करूं कि जो है कितने उसने जो है मिस कर दिए, तो 70 रुपए का उसको लॉस हो गया ना, और एक लॉस पे उसको 2 रुपए का नुकसान होता है। एक लॉस पे उसको 2 रुपए का नुकसान होता है। कैसे? 1 रुपए तो भाई जो मिल रहा था वो चला गया, और 1 रुपए उसको और देना पड़ा, तो कितने का नुकसान हुआ? 2 रुपए का नुकसान हुआ। तो देखो जरा, टोटल नुकसान कितने रुपए का हुआ? 70 रुपए का। और अगर हम यहां पर देखें तो उसको 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो यहां पे हो जाएगा 2 = 70, तो 1 = हो जाएगा आपका 70/2, तो ये आ जाएगा आपका 35, ये आ जाएगा 35। तो कितने मौके उसको गंवाने पड़े? कितने मौके उसको गंवाने पड़े? 35 मौके उसने गंवा दिए, 35 मौके गंवा दिए, और बाकी जो है 65 जो उसने चांसेस है वो सही किए। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? एक मौके का एक सही टारगेट का 1 रुपए, एक गलत टारगेट का उसको 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। कैसे? 1 रुपए तो उसका वो जा रहा है जो उसको मिल रहा है, 1 रुपए उसको और अपने से देना पड़ रहा है। तो भाई जो उसको टोटल जो नुकसान वो 70 रुपए का है, तो 2 = 70 के, तो 1 = 35, 35 चांस उसने मिस कर दिए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगर ये पूछता कितने चांस उसने सही किए, तो भाई 100 में से माइनस कर दो, जो आएगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो 65 उसने सही किए, 35 उसने गलत कर दिए। क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक से। किससे पूछा गया है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अर्थात कथन एवं निष्कर्ष। देखिए ये आपके कुछ कथन दिए गए, उसके आधार पर निष्कर्ष दिया गया है। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट कहेगा वो बात आपको 100% मानकर सही मानकर चलना, उसके साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा। उसने जो कह दिया सो कह दिया, ठीक है ना। इसलिए जो है जो स्टेटमेंट कहेगा वो आपका 100% सही होगा, उसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान के चलना है, सही मान के चलना है। और दूसरी बात आपको ध्यान देना, जितनी जानकारी है आपको, भाई जो स्टेटमेंट आपसे बता रहा है, जिसके बारे में वो कह रहा है वो चीज आपको 100% पता है। जिसके बारे में आपसे नहीं कहा जा रहा, जिसके बारे में आपसे नहीं कहा जा, ऐसा हो सकता है वो पॉसिबिलिटी हो गई। पॉसिबिलिटी में और 100% जो सही है उसमें रात दिन का डिफरेंस है। भाई जो 100% सही है वो आपके सामने कि हाँ भाई देखो ये है, ये लो, ये तो 100% है, इसमें कोई भी कुछ आप यहां वहां नहीं कर सकते। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी की बात आए तो कहेंगे हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, हाँ ऐसा होने की संभावना है। तो जो पता है वो 100%, जो नहीं पता वो सारा पॉसिबिलिटी में तो सही होगा, लेकिन एज ए 100% अगर मैं कहूं कि सही है तो वो वहां पर सही नहीं होगा। क्योंकि जो आपको बताया गया है, जितनी जानकारी आपको है वो तो आप उसमें, भाई जैसे एक बात समझो, आप कहीं पर घूमने गए, आप कहीं पर घूमने गए, आपने पर्टिकुलर एक जगह वहां पर करी कि भाई मुझे इस जगह घूमने जाना है, आप वहां पर पहुंचे, आपको उस जगह के बारे में जानकारी थी, पहले से आपने पूरा रिसर्च कर रखा था, आप वहां पर पहुंच गए,
अब जैसे वहां पे कोई एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि भाई यहां पर यार कोई ऐसी भी जगह है जहां और भी हम घूम सकते हैं। उसने कहा इसके, तो आप क्या कहोगे, यार इसके बारे में मुझे पता नहीं है, हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं है। जितना मुझे पता है उतना आपने हाँ कह दिया कि हाँ भाई ये तो जगह है, यहां तो मैं आया हूं, ठीक है ना, इस जगह तुम बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है, मुझे सब कुछ पता है यहाँ के बारे में। लेकिन अगर उसने कुछ और उसके अलावा पूछ लिया तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ हो सकता है कि ये भी जगह हो यहां पर जो मुझे पता ना हो। तो जो पता नहीं है वो 100% नहीं है, पॉसिबिलिटी, हाँ अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर वो 100% हो जाएगी कि हाँ यार ऐसी जगह हो सकती है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती है। तो ये चीज यहां पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। अब आते हैं अपने स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट देखिए दिया गया है, सम बुक्स आर टेबल्स, कुछ किताबें टेबल हैं। दूसरा है सम टेबल्स आर मिरर्स, कुछ मेज दर्पण हैं। तो कंक्लूजन है पहला कि सम मिरर्स आर बुक, कुछ दर्पण किताबें हैं। दूसरा है सम टेबल्स आर बुक्स, कुछ मेजें किताबें हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा आपका सही आंसर होगा। आंसर आपको ए बी सी डी के अकॉर्डिंग देना है। ए कब देना है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज तो ए दीजिए। बी देना है कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज तो बी दीजिए। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो तो सी दीजिए। और नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो तो आंसर डी दीजिए। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायग्राम को बना करके। तो सबसे पहले हम समझ ले डायग्राम बनाना कैसे है, ठीक है। तो आपके सिलोगिज्म में इस टॉपिक को हम बोलते हैं सिलोगिज्म, हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। हिंदी में क्या बोलेंगे, न्याय निगमन, ठीक है ना। तो न्याय निगमन टॉपिक में क्या है, आपके 3 वर्ड मेन होते हैं, एक सम, ऑल और आपका नो एनी, नो, ठीक है ना। ये 3 वर्ड आपके मेन हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इनका डायग्राम किस प्रकार से बनता है, जैसे स्टेटमेंट में एक ले लेता हूं, मैंने कहा सम ई आर एफ, ये स्टेटमेंट है। तो यहां पे हम इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, सम ई आर एफ, ठीक है ना। ये बन गया सम के लिए डायग्राम। ये किसका डायग्राम बनेगा, सम का। अब अगर मैं कहूं कि देखो स्टेटमेंट ने क्या कहा, सम ई आर एफ, तो आपने कहा कि अगर मैं एक कंक्लूजन कहूं कि सम एफ आर ई, तो आप कहेंगे 100% सही है, क्योंकि भाई जब कुछ ई एफ है तो कुछ एफ ई भी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सम ई नॉट एफ, कुछ ई एफ नहीं है, तो अब आपसे स्टेटमेंट केवल कह रहा है कि सम ई आर एफ, कुछ ई एफ है। इतनी ही जानकारी आपको दी गई। तो जब इतनी जानकारी दी गई तो आप ये तो कह सकते हैं कि सम एफ आर ई, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% नहीं कह सकते। अगर पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो बिल्कुल कह सकते हैं। अगर मैं कहूं कि सम ई आर नॉट एफ इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल 100% सही होगा। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि ऑल के लिए कैसा डायग्राम बनता है, स्टेटमेंट देखो ले लेते हैं, ऑल ई आर एफ, सभी ई एफ हैं। देखो ये हो गया आपका ई का सर्कल, और सभी ई एफ हैं तो जो एफ है वो उसको इस प्रकार से ऊपर उसके बनेगा। सभी ई एफ है अर्थात ई का पूरा सर्कल एफ के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, ऑल ई आर एफ। अब यहां पर एक चीज जरा समझना, ई का सर्कल है छोटा सर्कल, एफ का सर्कल है बड़ा सर्कल। छोटा सर्कल बड़े सर्कल में सम और ऑल दोनों आता है, अर्थात अगर कहा जाए सम ई आर एफ तो भी सही होगा, ऑल ई आर एफ तो भी सही होगा। लेकिन जो बड़ा सर्कल है वो छोटे सर्कल में कुछ पार्ट आता है। अगर मैं कहूं कि ऑल एफ आर ई गलत होगा, सम एफ आर ई आपका सही होगा। या फिर इसको इस प्रकार समझो कि जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो आपका सम और ऑल दोनों सही होता है, लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका सम तो सही होता है लेकिन ऑल आपका गलत होता है। सम तो सही है लेकिन ऑल क्या है आपका गलत होता है। क्लियर है। अब जरा आ जाओ और लास्ट में एक और समझ लेते हैं नो के लिए। जैसे स्टेटमेंट दे दिया जाए नो ई आर एफ,
नो ई आर एफ, कोई ई एफ नहीं है। तो यहां पे इस प्रकार से सर्कल बनेगा, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा आपका एफ, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ। जब कोई ई एफ नहीं है तो कोई भी एफ ई नहीं है। जब भाई कोई भी ई एफ नहीं है तो कोई भी एफ ई नहीं है। तो नो के लिए इस प्रकार से आप डायग्राम बनाएंगे। अब आते हैं अपने स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम। स्टेटमेंट आपका सम बुक्स आर टेबल्स, तो यहां पे देखो किस प्रकार से बनेगा, सम बुक्स आर टेबल्स। तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा बुक, सम बुक्स, ठीक है ना, आर टेबल। तो ये बनेगा इस प्रकार से, हो जाएगा टेबल, ठीक है ना, ये हो जाएगा टेबल। फिर कह रहा है सम टेबल्स आर मिरर, सम टेबल्स आर मिरर, ये हो जाएगा आपका मिरर, ठीक है ना। सम बुक्स आर टेबल, सम टेबल आर मिरर। अब देखिए जो डायग्राम आपने बनाया है उसमें जो है मिरर और बुक में कोई रिलेशन है क्या? मिरर और बुक में कोई रिलेशन नहीं है। इसके बारे में स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं दी गई, ठीक है ना। हो सकता है लेकिन है नहीं, हो सकता है पॉसिबिलिटी में लेकिन है नहीं, ठीक है ना। स्टेटमेंट ने जितनी जानकारी दी उसके आधार पर हमने ये डायग्राम बना लिया। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन देखिए, सम मिरर्स आर बुक, सम मिरर्स आर बुक, ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिरर और बुक में कोई रिलेशन ही नहीं है। मिरर और बुक में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है वो पॉसिबिलिटी है लेकिन 100% नहीं है। हमें जो है स्टेटमेंट में मिरर और बुक के रिलेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, पहला गलत। दूसरा क्या रहेगा, सम टेबल्स आर बुक, ये सही है। दूसरा आपका देखो सही है, जब सब बुक आर टेबल तो सम टेबल आर बुक, ये बिल्कुल सही है। कुछ मेजे किताबें हैं, ये 100% सही है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है? तो ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन पे है, ठीक है ना, अर्थात कथन और निष्कर्ष पे दिया गया है। सबसे पहले स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट के आधार पे हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके आधार पे हम कंक्लूजन निकालेंगे। स्टेटमेंट क्या दिया गया है देखिए, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, सभी फूल पेड़ हैं। नो फ्रूट इज ट्री, कोई फल पेड़ नहीं है। निष्कर्ष पहला कि नो फ्रूट इज फ्लावर, कोई फल फूल नहीं है। सम ट्रीज आर फ्लावर, कुछ पेड़ फूल हैं। अब आपको आंसर देना है ए बी सी डी में। ए देना है कब, जब ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। बी देना है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। सी देना है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। और डी देना है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हमारा जो है स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम को बनाना। स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, ऑल फ्लावर्स आर ट्री, तो आपने इस प्रकार से बना दिया। देखो ये हो गया आपका फ्लावर, ये हो गया आपका फ्लावर, और ऑल फ्लावर्स आर ट्री, तो ये हो जाएगा आपका ट्री, ये हो जाएगा आपका ट्री, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, नो फ्रूट इज ट्री, नो फ्रूट इज ट्री, ये हो जाएगा फ्रूट। नो फ्रूट इज ट्री, तो ये हो जाएगा आपका फ्रूट, ये हो जाएगा आपका फ्रूट का सर्कल, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका फ्रूट का सर्कल। क्लियर है? ऑल फ्लावर आर ट्री, नो ट्री इज फ्रूट, ठीक है ना, कोई भी फल पेड़ नहीं है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनकर के हमारा हो गया तैयार। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो फ्रूट इज फ्लावर, बिल्कुल सही है। नो फ्रूट इज फ्लावर, ये आपका बिल्कुल 100% सही है। कैसे? देखो फ्लावर किसके घर में है, ट्री के घर में। भाई फ्लावर का पूरा हिस्सा किसके अंतर्गत है, ट्री के अंतर्गत। और ट्री की किससे लड़ाई है, फ्रूट से। फ्रूट ने साफ मना किया, हमारे तुम्हारे बीच कोई रिलेशन नहीं। तो जब जो है फ्रूट का ट्री से कोई रिलेशन नहीं है और फ्लावर रहता है ट्री के घर में, तो फिर इस फ्रूट का फ्लावर से भी कोई रिलेशन नहीं होगा।
भाई अगर होगा, अगर हम करते हैं कि चलो ठीक है ये जो है इससे रिलेशन बना लेगा, इससे कर लेगा दोस्ती, इसकी हो जाएगी, तो फिर हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और स्टेटमेंट किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। स्टेटमेंट यहाँ का किंग है, जो कह देगा, जो आदेश पारित हो गया वो आपको मानना पड़ेगा। उसने कह दिया कि कोई भी पेड़ जो है फल नहीं है। अब जो है फ्लावर पेड़ के घर में रहता है तो कोई भी फ्लावर भी फ्रूट नहीं होगा, तो कोई भी फ्रूट भी फ्लावर नहीं हो सकता। इसलिए जो है नो फ्रूट इज फ्लावर बिल्कुल सही होगा। दूसरा सम ट्रीज आर फ्लावर, ये भी आपका सही है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका सम सही होता है और ऑल आपका क्या होता है, गलत होता है। यही जब आप अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो आपका सम भी सही होता है और ऑल भी आपका सही होता है। तो दोनों के दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों का जो है निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 22nd क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर डिपेंड है, ठीक है ना, आधारित है, ठीक है। एक चैप्टर अलग से होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जहां पे जो स्टेटमेंट है उसके आधार पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है ये आपको बताना होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा स्टेटमेंट कंक्लूजन, उसको हम सिलोगिज्म के नाम से भी जानते हैं। वहां पर क्या आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। और स्टेटमेंट कंक्लूजन, यहां पे क्या आपको एक पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, उसके आधार पे कौन सा कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है ना, वो आपको बताना है। जैसे आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गुड हेल्थ इज डिपेंड ऑन राइट ईटिंग हैबिट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट फॉलो एनी रूल रिगार्डिंग ईटिंग। अच्छा स्वास्थ्य खान पीन की सही आदतों पर निर्भर करता है, अधिकतर लोग खाने को लेकर किसी भी नियम का पालन नहीं करते। ये एक स्टेटमेंट दिया गया। अब देखिए कंक्लूजन है पहला कि मोस्ट ऑफ द पीपुल है पुअर हेल्थ, अधिकांश लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है। दूसरा है कि पीपुल आर इग्नोरेंट ऑफ प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, लोग खान पीन की सही आदतों का पालन नहीं करते हैं, सही आदतों का पालन नहीं करते हैं, सही आदतों का पालन नहीं करते हैं। तो अब यहां पे आपको आंसर देना है ए बी सी डी में। एक अब देना है कि इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, सेकंड देना है कि इफ ओनली सेकंड फॉलोज, सी देना है इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, और डी देना है कि इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अब देखिए जो स्टेटमेंट कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पहले में दिया गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपुल हैव पुअर हेल्थ, अधिकांश लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है। अब देखो यहां पर दिया गया है कि गुड हेल्थ इज डिपेंड ऑन राइट ईटिंग हैबिट्स, मोस्ट ऑफ द पीपुल डू नॉट फॉलो एनी रूल रिगार्डिंग ईटिंग। अच्छा स्वास्थ्य खान पान की सही आदतों पर निर्भर करता है, अधिकतर लोग खाने को लेकर किसी भी नियम का पालन नहीं करते। अब तो जो यहां पर बात हो रही है तो वो स्वास्थ्य को लेकर ही तो हो रही है, और अधिकांश लोग यहां पर हैं कि भाई अधिकांश लोग हैं कि खाने को लेकर सही नियम का पालन नहीं करते। तो सही बात है भाई, मोस्ट ऑफ द पीपुल है पुअर हेल्थ, इसलिए बात कही जा रही है। इसलिए जो है पहला तो आपका बिल्कुल सही है, पहला आपका जो है कंक्लूजन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पीपुल आर इग्नोरेंट ऑफ प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, लोग खान पीन की सही आदतों का पालन नहीं करते। और यहां पर देखो स्टेटमेंट भी कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट फॉलो एनी रूल रिगार्डिंग ईटिंग, ठीक है ना, किसी भी नियम का पालन नहीं करते। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अब देखो ये जो आपका दिया गया है 23 से 25 तक के लिए दिया गया है, ठीक है ना, ये आपका एक क्वेश्चन है और ये एक पजल है छोटी सी, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन आपके बेस्ड है 23 से 25 तक के,
क्लियर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे देखो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। P, Q, R and S are four friends who pursue teaching, law, banking, cooking, and one red, blue, white, and yellow house in a random order. And individual wants only one house and pursues only one profession. P, Q, R और S चार दोस्त हैं जो अध्यापन, कानून, बैंकिंग, खाना पकाने और लाल, नीले, सफेद और पीले घर के मालिक हैं। अनियमित क्रम में एक व्यक्ति के पास केवल एक घर है और वह केवल एक ही व्यवसाय करता है। अब देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। पहला है कि P wants a red house and is not a banker। P के पास लाल घर है और वह बैंकर नहीं है। दूसरा है कि द ओनर ऑफ ब्लू हाउस इज ए लॉयर। नीले घर का स्वामी वकील है। द कलर ऑफ एस हाउस इज नाइदर येलो नॉर वाइट। एस के घर का रंग ना तो पीला है और ना ही सफेद है। चौथा आर इज ए टीचर। आर एक शिक्षक है। तो अब देखो ये कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी गई है चारों दोस्तों के बारे में। पी क्यू आर चार दोस्त हैं, ठीक है ना, चार पर्सन्स हैं जो चार प्रकार के प्रोफेशन करते हैं, टीचिंग, लॉ, बैंकिंग और कुकिंग। उनका एक स्वयं का घर भी है जो किसी का नीले रंग का है, किसी का सफेद रंग का है, किसी का लाल रंग का है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमें देखो इसको सॉल्व करना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो यहां पर देखो जो जानकारी दी गई उसको इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको पर्सन दिए गए हैं, ठीक है ना, पर्सन दिए गए हैं। उनके हाउस के बारे में जानकारी दी गई है, उनके हाउस के बारे में जानकारी दी गई है और उनके प्रोफेशन के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है ना। और उनके प्रोफेशन के बारे में जानकारी दी गई, कौन क्या करता है, ठीक है ना, कौन कौन सा प्रोफेशन करता है। तो प्रोफेशन के बारे में जानकारी दी गई है, ध्यान रखिएगा। किसके बारे में जानकारी दी गई है? प्रोफेशन, अर्थात उनके व्यवसाय, ठीक है ना। किसके बारे में? व्यवसाय के बारे में जानकारी दी गई है। कौन कौन सा व्यवसाय करता है। अब देखो इसको इस प्रकार से लिख लो भाई। यहाँ पे हमने एक प्रकार से एक लाइन खींच दी। यहाँ पे देखो ये ऐसे पर्सन में कौन कौन है? पी है, क्यू है, आर है और एक और है एस, ठीक है ना, एक और है आपका एस, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो है इस प्रकार से एक लाइन और खींच दो ऐसे। अब यहाँ पर इनके जो है पार्ट को डिवाइड कर दो। यहाँ पर जो है ये पूरी टेबल बनके हो जाएगी तैयार, ठीक। यहाँ पे इसके पार्ट को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। यहाँ पे आपका P आ जाएगा, यहाँ पे आपका Q आ जाएगा, यहाँ पे आपका R आ जाएगा। अब जरा देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चार प्रोफेशन है, टीचिंग का है, लॉ का है, बैंकिंग का है, कुकिंग का है और चार प्रकार के घर हैं, रेड और ब्लू, व्हाइट एंड येलो। अब देखो फर्स्ट क्या दिया गया है? P के बारे में जानकारी दी गई है कि P वंस अ रेड हाउस। अगर मैं बात करूं तो इसके पास किस रंग का घर है? रेड हाउस। लेकिन एंड इज नॉट ए बैंकर, लेकिन यह बैंक में काम नहीं करता, यह बैंकर नहीं है। तो भाई चार प्रोफेशन है, हो सकता है टीचर हो सकता है कि यह कुकिंग करने वाला हो सकता है ये लॉ का जो है लॉ को जानता हो, लॉयर हो, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो लेकिन ये बैंकर नहीं, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब आगे देखो क्या कह रहा है, जिसकी जिसकी जानकारी पहले है उसको पहले क्लियरली एकदम लिख देते हैं। चौथे में दिया है आर इज ए टीचर। आर का प्रोफेशन क्या है? ये टीचर है, ये टीचर है। देखो अब एक चीज जरा समझना, टीचर को जो जिसका प्रोफेशन क्लियर, आर का प्रोफेशन टीचर, टीचर को आपने यहां क्रॉस लगा दिया। एक हाउस क्लियर है रेड, रेड को आपने यहां पर क्रॉस लगा दिया, ठीक है ना, रेड को क्रॉस लगा दिया। भाई जो क्लियर हो गया उसको हमने वहां से क्रॉस लगा दिया। अब देखो सेकंड में क्या दिया गया है? द ओनर ऑफ ब्लू हाउस इज लॉयर, ठीक है ना। जिसके पास ब्लू हाउस है
वह एक लॉयर है, अर्थात वह एक जो है लॉ का जानकार है, वह लॉ का क्या है, जानकार है। टीचिंग लॉ, बैंकिंग, कुकिंग, तो किसका जानकार है, लॉ का। चूंकि वो लॉयर है तो भाई वो लॉ जानता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो जिसका घर नीले रंग का है वो लॉयर है। आगे क्या कह रहा है, तीसरा, द कलर ऑफ एस हाउस इज नाइदर येलो नॉर व्हाइट। देखो एस के घर का रंग ना तो पीला है और ना ही सफेद है, तीन ही रंग आपके पास बचे हैं, तीन ही बचे हैं, ब्लू, व्हाइट एंड येलो। तो उसमें कहा गया कि जो यस का घर है वो ना तो आपका सफेद है और ना ही जो है पीला है। रेड कलर का किसका है, पी का है। तो एक ही कलर तो बचा ब्लू, तो ब्लू हो जाएगा किसका, आपका ब्लू हो जाएगा एस का, और ब्लू हो जाएगा आपका लॉयर। ब्लू हो जाएगा जो है भाई जिसका घर ब्लू कलर का है वो लॉयर है। तो यस के घर का कलर ब्लू है, क्यों है, क्योंकि उसके घर का कलर जो है व्हाइट और येलो तो है नहीं, रेड पहले से ऑलरेडी आपका पी का है, तो एक ही कलर तो बचा ब्लू। तो ब्लू किसके साथ में जाएगा, एस के साथ में, तो फिर एस क्या हो जाएगा, लॉयर हो जाएगा। तो यहां पे देखो ब्लू भी क्लियर हो गया और आपका जो है इस यहां से लॉ भी क्लियर हो गया। अब दो बचे आपका जो है, एक बचा क्या, बैंकिंग और कुकिंग। तो देखो एक चीज जरा समझो, शुरुआत में कहा गया कि पी आपका बैंकर नहीं है, पी जो है बैंकर नहीं था, तो बैंक में जॉब नहीं करता, तो पी क्या करता होगा, कुकिंग करता होगा। फिर पी क्या करता होगा, फिर कुकिंग करता होगा। तो बैंक में जो बैंकर कौन होगा, बैंकर आपका क्यू होगा। बैंकर कौन होगा, बैंकर आपका क्यू होगा। लास्ट में क्या है आपका, यहां पे देखो अभी दो बचे हैं, या एक आपका जो है क्या बचा है, व्हाइट, और एक क्या बचा है आपका जो है, एक बचा है व्हाइट और एक बचा है येलो। व्हाइट और येलो के बारे में अब कोई भी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि क्यू और आर के घर के बारे में कोई जानकारी आगे नहीं दी गई। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, जो क्यू का घर है, जो क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू का घर व्हाइट भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। इसी प्रकार से आर का भी घर व्हाइट भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है और आपका येलो भी हो सकता है, क्योंकि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो हमें अपने से कुछ भी डिसाइड नहीं करना, ठीक है ना। तो भाई क्यू के घर का रंग जो है व्हाइट या येलो में से कुछ भी हो सकता है, आर के भी घर का रंग व्हाइट या येलो में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका प्रोफेशन क्लियर है कि क्यू का प्रोफेशन क्या होगा, बैंकर, आर का प्रोफेशन है टीचर, ठीक है ना, और पी का प्रोफेशन है कुकिंग। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका कि द वनर ऑफ द ब्लू हाउस इज, नीले घर का मालिक कौन है। देखो जरा भाई, आपने कहा कि ब्लू हाउस किसका है, एस का, ब्लू हाउस किसका है, एस का, तो नीले घर का जो मालिक है वो एस है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ब्लू हाउस का मालिक कौन है, एस है। तो पजल से जब भी क्वेश्चन आते हैं, केवल पजल को सॉल्व करने में जो टाइम आपको लगता है वही टाइम लगने वाला, फिर क्वेश्चन को तो केवल आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू इज ए, क्यू क्या है, लॉयर है, बैंकर है, कुकर खाना पकाने वाला है कि टीचर है। तो आपने कहा कि क्यू का प्रोफेशन क्या, क्यू का प्रोफेशन बैंकर है, वो एक बैंक में जॉब करने वाला है, बैंकर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि व्हाइट हाउस इज वन बाय, व्हाइट हाउस किसके स्वामित्व में है, जो सफेद घर का सफेद कलर का जो घर है वो किसके स्वामित्व में है, क्यू के, आर के, यस के, कैन नॉट डिटरमाइन। तो आपने कहा कि जो सफेद घर का मालिक है उसमें से क्यू और आर में कौन है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है ना। क्यू और आर में क्लियर नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 26 है, और ये क्वेश्चन आपका जो है पिक्चर रीजनिंग से पूछा गया है, ठीक। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है।
अब देखो आपको ये क्वेश्चन फिगर दिया गया है, ये आंसर फिगर दिए गए हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन फिगर में जो आपको डायग्राम दिया गया है सेम वैसा ही डायग्राम इन ए बी सी डी में से किस में आपका एम्बेडेड है, किस में वही सेम डायग्राम आपका अंतर्निहित है। ठीक है ना। देखो भाई यहां पे अब आपको बताना है, तो बताइए जरा कौन सा आंसर होगा। तो आपने कहा कि ये डायग्राम क्या फर्स्ट में है, फर्स्ट में देखो आपको कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लाइन तो आपकी कहीं है ही नहीं, फर्स्ट में तो है ही नहीं, सेकंड में भी नहीं है क्योंकि ये लाइन कहीं है ही नहीं ये वाली। अगर थर्ड की बात करें थर्ड में भी नहीं है, देखो फोर्थ में है, देखो यहाँ पे ये आपको मिलेगा ऐसे, इस प्रकार से ये देखो मिलेगा यहाँ पे, फिर ये मिल जाएगा यहाँ पे, नहीं मिल जाएगा, देखो ये आपको मिल गया। तो आपका जो है ऐसा जो ये आकृति किसमें आपकी इम्बेडेड है, फोर्थ में, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में है ही नहीं, देख लीजिए आप किसी में नहीं है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तो लाइन चलो मिल जाएगी, ये लाइन तो चलो यहाँ पे थर्ड में मिल जाएगी, लेकिन फिर ये जो इसके साथ में ये जुड़ा हुआ ये नहीं है इसमें, लेकिन चौथे में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।